हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के एसएससी एग्जाम चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, हर महीने का जो करंट अफेयर्स आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स हुए हैं उन पे आधारित ये करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स अगस्त 2023 का, लेकिन हम थ्योरी के माध्यम से नहीं बल्कि क्वेश्चन के माध्यम से इन करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, ताकि अपना ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है वो बोरिंग ना हो और हमें लंबे समय तक याद रह सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में नाक कहा जाता है, NAAC कहा जाता है, उसके नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है अपने सामने। ए गणेशन कन्नाबीरन, बी नीरज अखोरी, सी पार्थ जिंदल और डी हर्षवर्धन बंसल। हमें बताना है ये जो नाक संस्था है उसके नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये जो नाक संस्था है बेसिकली ये जो हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करती है और उनको मार्क्स देती है कि वो किस क्वालिटी के हैं, उच्च स्तर के हैं या निम्न स्तर के हैं। ये यूजीसी से संबंधित एक संस्था है। इसके नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है गणेशन कन्ना बीरन को। ये जो गणेशन कन्ना बीरन है ये अलग अलग एनआईटी के हेड रह चुके हैं और इनको 30 साल से ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में अनुभव है। तो नाक के जो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है गणेशन कन्ना बीरन, आपको याद रखना है। बड़ा करंट अफेयर्स है, हमें पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शख्सियत को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है? ए रतन टाटा, बी गौतम अडानी, सी मुकेश अंबानी और डी साइरस मिस्त्री। हमें बताना है कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने इनमें से किस उद्योगपति को, किस शख्सियत को उद्योग रत्न, और वो भी पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार, पहले हमें महाराष्ट्र पता होना चाहिए मैप में कहां पर है। ये अपना भारत का दक्षिण का मैप है, ये यहां पर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी हमें पता होनी चाहिए, कौन है? मुंबई है। तो इस महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है रतन टाटा को। रतन टाटा कौन है? हम सभी लोग जानते हैं कि ये टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके हैं और ये बहुत बड़े उद्योगपति है। इनका समाज सेवा के नाम में भी बड़ा नाम है। तो उद्योग जगत में इनके योगदान के लिए इनको उद्योग रत्न, पहला उद्योग रत्न देने का फैसला किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अपना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपने सामने, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? चार ऑप्शन है अपने सामने। ए है 14, बी है 9, सी है 4 और डी है 1। हमें बताना है कि ये श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो 2023 में हुई है उसमें भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं। स्वर्ण पदक का मतलब है कि किसी भी इवेंट में आपने टॉप किया है उसे स्वर्ण पदक मिलता है। चार ऑप्शन 14, 9, 4, 1। यदि पूछा जाए कुल पदक कितने मिले हैं इस एथलेटिक चैंपियनशिप में, तो कुल पदकों की संख्या है 14। इस 14 कुल पदकों में 9 गोल्ड मेडल है, 9 स्वर्ण पदक है, 4 सिल्वर मेडल है और 1 आपका कांस्य पदक जीता है। तो सोचिए 9 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने इस श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में। तो इसमें गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक के बारे में ही पूछा है तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुल पदक के बारे में पूछा जाए तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है
एक किताब दी हुई है, उसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, यानी कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पुस्तक है। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, और जगह यहां पर दी हुई है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहां पे? तमिलनाडु में है। तो किसने किया इसका विमोचन? ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है राजनाथ सिंह और डी है द्रौपदी मुर्मू। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये भारत के सबसे बड़े पदों पे विराजमान व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, अमित शाह भारत के गृह मंत्री, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री और द्रौपदी मुर्मू माननीय हमारी राष्ट्रपति है। इन चारों में से इस बुक का विमोचन किसने किया, मतलब कि इसका पहली बार अनावरण किसने किया? आपको ध्यान रखना है कि इस पुस्तक का विमोचन किया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। कहां पर किया है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम को एक बार हम मैप पर देख लेते हैं। सबसे नीचे, भारत के सबसे नीचे राज्य जो स्थित है वो है तमिलनाडु, और इस तमिलनाडु के भी सबसे दक्षिण में स्थित यहां पर है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। किस पुस्तक का? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है, मेमोरीज नेवर डाई, इनकी यादें कभी खत्म नहीं होगी। इस पुस्तक का नाम है, विमोचन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व का नाम दिया हुआ है कॉर्बेट, या इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी जनगणना, या इसे गणना भी कहा जा सकता है, इसके अनुसार किस राज्य ने 785 बड़ी बिल्लियों की संख्या के साथ बाघ राज्य का अपना टैग बरकरार रखा है? क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन क्वेश्चन की चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन इतना सा ध्यान रखना है कि ये बाघ राज्य का टैग किस राज्य ने बरकरार रखा है, और ये बाघ राज्य क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी बिल्ली, या यूं कहे सबसे ज्यादा बाघ है। 4 ऑप्शन अपने सामने, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हमें बताना है कि ये बाघ राज्य का टैग किसने बरकरार रखा है। मतलब पहले भी इसके पास बाघ राज्य का टैग था और अब भी इसके पास बाघ राज्य का टैग बरकरार है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ मिलते हैं, देखिए भारत में टोटल बाघों की संख्या है लगभग 3000 के आसपास, और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। तो भारत में, ये अपना भारत का रफ मैप हो गया। भारत के बीचों बीच में स्थित है राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में चूंकि बाघ सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? बाघ राज्य का दर्जा दिया गया है। और ये जो गणना हुई है बाघों की, किसके द्वारा? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां है? यहां उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर ये जो बाघ गणना की है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए गए हैं पूरे भारत में, इसलिए मध्य प्रदेश का अपना बाघ राज्य का टैग भी बरकरार है। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी भी हमें पता होनी चाहिए, भोपाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? क्वेश्चन है, ये जो G20 अध्यक्षता, जो G20 ग्रुप है, उसकी अध्यक्षता अलग अलग बार अलग अलग देशों के पास आती है, और इस साल इसकी अध्यक्षता किसके पास है? अपने प्यारे देश भारत के पास है। तो भारत की ये G20 अध्यक्षता के तहत ये एक शिखर सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है थिंक 20 शिखर सम्मेलन। ये शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? ए है वाराणसी में, बी है नई दिल्ली में, सी है भुवनेश्वर में और डी है मैसूर में। हमें बताना है ये थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ। तो पहले तो आपको इन सारे जगहों के राज्य पता होने चाहिए। वाराणसी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, वाराणसी से सांसद कौन है? अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर नई दिल्ली तो हमें पता ही है, केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी है। भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा में है। और मैसूर कहां पर है? हम सभी जानते होंगे, कर्नाटक में है।
तो इस मैसूर में ही ये थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि G20 की अध्यक्षता के दौरान यह आयोजित किया गया था। अपना ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, मैसूर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती अगली पीढ़ी का चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में एक MRI स्कैनर लॉन्च हुआ है। MRI स्कैनर क्या होता है? जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर उसका परीक्षण करने के लिए, आप जानते होंगे कभी कभार मुख्य रूप से दिमागी बीमारी के लिए, न्यूरो की बीमारी के लिए MRI स्कैन करवाया जाता है। तो उसी मशीन के बारे में पूछा जा रहा है, ये MRI स्कैनर के बारे में। और ये MRI स्कैनर जो है वो भारत द्वारा बनाई गई पहली स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर है, जिसे हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग स्कैनर, और यह बहुत ही किफायती है। तो पूछा जा रहा है कि इस MRI स्कैनर का लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, बी पीयूष गोयल, सी जितेंद्र सिंह और डी नितिन गडकरी। नाम से, ऑप्शन से हमें पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये केंद्रीय मंत्री है, चारों ही, लगभग चारों ही अपने केंद्रीय मंत्री है, भारत सरकार के अंतर्गत मंत्री है। तो इनमें से किसने इस पहली स्वदेशी रूप से विकसित और किफायती MRI स्कैनर को लॉन्च किया है? आपको पता होगा कि इन चारों मंत्रियों में से ये जो जितेंद्र सिंह जी है वो आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है। और ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही संबंधित है। तो इसीलिए माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ही इसका लॉन्च किया है नई दिल्ली में। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो MRI स्कैनर क्या होती है, और ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित और किफायती MRI स्कैनर कहां पर लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। किसके द्वारा लॉन्च की गई? श्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा। और श्री जितेंद्र सिंह जी किस मंत्रालय के मंत्री है? ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन 4 राज्यों में से किस राज्य ने एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप बनाया है? वेब पोर्टल क्या है? अपन इंटरनेट पे जाकर किसी भी वेब को सर्च करते हैं, वो वेब पोर्टल होता है। और ऐप तो आप जानते ही होंगे, अलग अलग प्रकार की ऐप होती है, जैसे व्हाट्सएप भी एक ऐप है। तो किस राज्य सरकार ने, किस राज्य ने एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और उस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का नाम क्या है? अमृत वृक्ष आंदोलन। उस ऐप का नाम, उस वेब पोर्टल का नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन। तो हमें बताना है कौन से राज्य द्वारा यह लॉन्च किया गया? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर बिहार। इन चारों में से किस राज्य ने यह लॉन्च किया है? यह अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन है क्या चीज? यह एप्लीकेशन या वेब पोर्टल क्या चीज है? इसके अंतर्गत असम गवर्नमेंट ने, असम राज्य सरकार ने क्या किया है? 1 करोड़ पेड़ लगाने का फैसला किया है। 1 करोड़ वृक्ष लगाने का फैसला किया है। और कैसे लगाएंगे ये लोगों की भागीदारी से, ये लोगों द्वारा ये पेड़ लगाए जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, फोटो खींचेंगे, और उस फोटो को जियो टैगिंग के साथ, जियो टैगिंग मतलब कि उस जगह की लोकेशन पता चल जाए कि अच्छा इस जगह पर पेड़ लगाया गया है। तो लोग पेड़ लगाएंगे और उसका फोटो जियो टैगिंग के साथ इस एप्लीकेशन या फिर वेब पोर्टल पर डाल देंगे, और सरकार को पता चलेगा कि अच्छा इस व्यक्ति ने यह पेड़ लगाया है। फिर सरकार क्या करेगी? उसके खाते में 100 रुपए ट्रांसफर करेगी, 100 रुपए ट्रांसफर करेगी। तो इस प्रकार लोगों की मदद से असम राज्य ने ये पेड़ वृक्षारोपण, करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने की ये मुहिम शुरू की है। और इसके तहत इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, एक एप्लीकेशन बनाया है अमृत वृक्ष आंदोलन। तो किस सरकार से संबंधित है ये? असम राज्य से संबंधित है, असम के राज्य सरकार से संबंधित है। अच्छा, असम की राजधानी हमें पता होनी चाहिए, गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है।
असम उत्तरी पूर्वी राज्यों में से एक राज्य है, बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उन्मेषा, ये अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक राज्य में ये दो प्रकार के प्रोग्राम, दो प्रकार के महोत्सव का उद्घाटन किया है। एक तो है उन्मेषा और एक है उत्कर्ष। उन्मेषा किससे संबंधित है? ये साहित्य महोत्सव है। और उत्कर्ष क्या है? ये जनजातीय कला से संबंधित महोत्सव है। तो पूछा जा रहा है ये किस राज्य में उद्घाटन किया गया है माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। किस राज्य में इन महोत्सव का उद्घाटन किया गया है माननीय श्री राष्ट्रपति जी द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों में से जो मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ वाला लगता हुआ एरिया है या फिर नीचे महाराष्ट्र से लगता हुआ एरिया है वो मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र है। तो इन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार के महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। पहला है उन्मेषा और दूसरा है उत्कर्ष। उन्मेषा किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। एक तरह से आप पुस्तकें मान लीजिए, पुस्तकों से संबंधित है उन्मेषा। और उत्कर्ष से आपकी जो जनजातीय प्रदर्शन कला है उससे संबंधित। कहां पर उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में उद्घाटन किया गया है। और किनके द्वारा? माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। यह चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने 2023 में जो विश्व स्तर पर तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता। तो यह बताना है कि ये जो चैंपियनशिप हुई, ये तीरंदाजी चैंपियनशिप जो हुई वो किस शहर में आयोजित हुई? ए नई दिल्ली, बी पेरिस, सी लंदन और डी है बर्लिन। हमें बताना है ये विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो 2023 वाली आयोजित हुई थी वो किस शहर में आयोजित हुई। इसमें हमने महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं कि इस इवेंट में हमारी महिला टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए यह बहुत बड़ा इवेंट है और इसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया है। हमने इसीलिए यह क्वेश्चन लिया है। नाम से आपको पता चलता होगा कि यह किसी ना किसी देश की राजधानियों के नाम है। नई दिल्ली तो अपने भारत की ही राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जहां पर एफिल टावर स्थित है। लंदन आपके यूनाइटेड किंगडम या फिर इसे आप ब्रिटेन कह सकते हो, इसकी राजधानी है। और बर्लिन किसकी राजधानी है? बर्लिन राजधानी है जर्मनी की। तो ये जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहीं पर हुआ था 2023 का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। और इसी चैंपियनशिप में अपनी भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता, यानी कि इस चैंपियनशिप को जीत लिया। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने नया सवेरा योजना, जिसे मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना भी कहा जाता है, लागू की है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने एक योजना लागू की है। उस योजना का नाम क्या है? नया सवेरा योजना। और इस नया सवेरा योजना को और क्या कहा गया? मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना। नया सवेरा योजना कहो या फिर मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना कहो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें मुफ्त कोचिंग का कुछ प्रावधान है। लेकिन हमें यह पूछा गया है कि यह किस मंत्रालय ने लागू की है। 4 ऑप्शन है अपने सामने। पर्यावरण और वन मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। हमें बताना है किस मंत्रालय ने यह नया सवेरा योजना या मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना लागू की है। ऑप्शन को आप देखोगे तो पहला है पर्यावरण और वन मंत्रालय। भाई पर्यावरण और वन मंत्रालय का इस कोचिंग से कोई संबंध नहीं है।
इसका काम तो है अपने पर्यावरण को बचाना, वनों की बढ़ोतरी पर मुख्य रूप से ध्यान देना, तो यह अपना ऑप्शन हो नहीं सकता। बी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस मंत्रालय का काम क्या है, शहरी क्षेत्रों की अच्छी तरीके से देखरेख करना, उसका विकास करना और घरों का निर्माण करना, ये सारे काम इस आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है। ये कोचिंग से संबंधित हमें ये नहीं दिखाई देता है, तो ए और बी कट जाएगा। सी है शिक्षा मंत्रालय, कोचिंग से रिलेटेड काम ये कर सकता है। और डी है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। भाई अल्पसंख्यकों के जितने भी मामले हैं उनसे रिलेटेड सारे कार्य कौन करता है, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ही करता है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब हम आते हैं इसकी इंफॉर्मेशन पे। ये जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, अभी हमने बात की कि अल्पसंख्यकों से के विकास से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय करता है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? भारत में मुख्य रूप से 6 धर्मों के लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, जैन धर्म और पारसी समुदाय, पारसी धर्म के लोग जो है वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 धर्मों के लोग अल्पसंख्यक से संबंधित है और अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए सारे मामले कौन देखता है? ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देखता है। तो अल्पसंख्यकों को ये मुफ्त में कोचिंग देने के लिए, अलग अलग एग्जाम के तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग देने के लिए इस अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने ही ये नया सवेरा योजना लागू की है। तो नया सवेरा क्या है? मुफ्त कोचिंग से संबंधित है। किसके लिए है? ये अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक मुख्य रूप से कौन है? ये 6 धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैन और पारसी। और मंत्रालय कौन सा है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अपना ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों देश में से वो कौन सा देश है जिसने बच्चों को स्मार्टफोन का यूज सिर्फ 2 घंटे ही वो करे, इसके लिए योजना बनाई है। बहुत शानदार ये इनिशिएटिव है, हमें पता होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। ए है दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी जापान, डी भारत। इन चारों में से किस देश ने बच्चों को जो स्मार्टफोन का यूज है वो 2 घंटे तक ही सीमित करने की योजना बनाई है? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और भारत। तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की योजना बनाई है चीन ने, हमारे पड़ोसी देश चीन ने। चीन की राजधानी भी हमें पता होनी चाहिए, बीजिंग या फिर पीकिंग। बीजिंग और पीकिंग दोनों सेम नाम ही है, तो बीजिंग और पीकिंग किसकी राजधानी है? चीन की। और चीन ने ही अपने जो बच्चे हैं, अपने देश के बच्चों हैं, उनको स्मार्टफोन का वो ज्यादा यूज ना करे, वो 2 घंटे तक ही सीमित रखे, इसके लिए योजना बनाई है। और उन्होंने अपनी जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको भी ये बताया है कि आप इस तरह का कोई सिस्टम बनाओ जिससे बच्चे 2 घंटे तक ही अपना स्मार्टफोन यूज कर पाए। तो चीन ने ये योजना बनाई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बर्लिन में, अभी हमने बर्लिन देखा था, बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है बर्लिन में ये जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 हुई थी उसके फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब यानी कि पर्सनल इंडिविजुअल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ए है तरुणदीप रॉय, बी है डोला बनर्जी, सी है अतानु दास और डी है अदिति स्वामी। देखिए ये कितना बड़ा इवेंट है कि इस विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय ने पहली बार एक भारतीय ने व्यक्तिगत रूप से विश्व खिताब जीता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो अदिति स्वामी जी हैं, इन्होंने इस व्यक्तिगत रूप से विश्व खिताब जीतने वाले तीरंदाज बन गए हैं। भारत से ये संबंधित है, बड़ा इवेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी है?
क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री है, भारत की जो केंद्रीय मंत्री है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने किस राज्य में यह पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी है? 4 राज्यों के नाम बताए हैं, नाम दिए हुए हैं, हमें वो ऑप्शन बताना है। संग्रहालय क्या होता है? जिसमें पुरानी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वो पड़ी होती है, लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए, वो इतिहास की जानकारी रख सके, कला संस्कृति की जानकारी उन्हें पता चल सके, अपने ऊपर गर्व कर सके, इसके लिए संग्रहालय बनाए जाते हैं और ये पुरातत्व संग्रहालय है। तो केरल में है क्या वो, तमिलनाडु में रखी है, उड़ीसा में है या आंध्र प्रदेश में? इन चारों राज्यों में से हमें बताना है कि केंद्रीय मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने कहां पर इस पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी है। एक बार इन चारों राज्यों को मैप पर देख लेते हैं। पहला है केरल, केरल है यहां पर, फिर है तमिलनाडु, तमिलनाडु है यहां पर, उड़ीसा, उड़ीसा यहां पर है पश्चिम बंगाल के नीचे, और आंध्र प्रदेश है यहां पर तमिलनाडु के ऊपर। हमें बताना है इन चारों राज्यों में से यह पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहां पर, किस राज्य में रखी है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सबसे दक्षिण में राज्य है तमिलनाडु, इसी राज्य में इस पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, मतलब कि यहीं पर यह पुरातत्व संग्रहालय बनेगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी हमें पता होनी चाहिए, क्या है? चेन्नई है। पहले इसे मद्रास भी कहा जाता था। केरल की हमें पता होनी चाहिए, तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, अब ये अमरावती हो चुकी है। और आंध्र प्रदेश राज्य से ही 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राजस्थान कैबिनेट ने हाल ही में राज्य में कितने नए जिलों को मंजूरी दी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान का जो कैबिनेट है, मतलब मुख्य जो यहां के मंत्री है, उन्होंने हाल ही में राज्य में कितने नए जिलों की मंजूरी दी है, मतलब राज्य में और कितने नए जिले बनेंगे? ए है 19, बी है 21, सी है 14 और डी है 23। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बड़ा फैक्ट है कि किसी राज्य ने, भारत के किसी राज्य ने इतने ज्यादा नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले 33 जिले थे राजस्थान में, लेकिन अब 19 नए जिलों को मंजूरी दे दी गई है और 2 जिलों को हटा दिया गया है, मतलब उनका टुकड़े करके उनको 2 जिलों में बांट दिया गया है, जयपुर और जोधपुर को। तो 33 प्लस 19 नए जिले बनाए गए हैं और 2 हटा दिए गए हैं, तो टोटल जिलों की संख्या हो गई है 50 जिले। तो नए कितने जिलों की मंजूरी दी गई है? 19 नए जिलों को मंजूरी दी गई है। और टोटल अब राजस्थान में कितने जिले हो चुके हैं? 50 मार दी गई है, अर्धशतक बना दिया गया है, 50 जिले हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एक्चुअली इंग्लिश में इसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, इंग्लिश में इसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, इसलिए ये 2 बार लिख दिया गया है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये महात्मा गांधी द्वारा किस तारीख को शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, आपको पता होगा कि आजादी के जो अलग अलग संघर्ष हुए हैं उनमें सबसे बड़े आंदोलनों में से एक माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, करो या मरो, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डू और डाई, मतलब कि अब हमें आजादी लेकर रहनी है, ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना ही है। तो पूछा जा रहा है ये किस तारीख को शुरू किया गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन? ए है 8 अगस्त 1941, बी है 8 अगस्त 1942, सी है 8 अगस्त 1943 और डी है 9 अगस्त 1942। देखो, इसका साल तो हमें पता होना ही चाहिए कि इस भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का साल है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुख्य रूप से हुआ था। और महीना कौन सा है जिसका हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? अगस्त महीना है। तो अगस्त महीना 1942 में यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तारीख भी हमें अब पता होनी चाहिए,
8 अगस्त, कौन सी तारीख? 8 अगस्त। तो 8 अगस्त 1942 को यह भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अफ्रीका नामक महाद्वीप में, भाई अपना भारत एशिया महाद्वीप में है तो नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, हेल्थ सेवाओं के, हेल्थ सर्विस के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड, एक सम्मान दिया गया है, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023। वो किसे सम्मानित किया गया है? ए है जयेश सैनी, बी है विक्रम सेठ, सी है झुंपा लाहिड़ी और डी है अरविंद अडिगा। हमें बताना है ये ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? मुख्य रूप से अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए। अफ्रीका महाद्वीप आप मैप पर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पर एशिया है, ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका का जो मुख्य रूप से पूर्वी हिस्सा है, यहां पर पूर्वी हिस्सा है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए जयेश सैनी जी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जयेश सैनी जी भारतीय है, जयेश सैनी जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चार राज्यों में से किस राज्य ने मेरी माटी मेरा देश नामक अभियान शुरू किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गोवा। इसे आप गोवा देख लीजिएगा, गोवा, सी गोवा और डी हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने अपने राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है कि अपना भारत का प्यारा देश का दक्षिणी हिस्से में एक बहुत बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। तो इस महाराष्ट्र राज्य ने एक अभियान शुरू किया है, मेरी माटी मेरा देश। महाराष्ट्र राज्य ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है और ये वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने शुरू किया है और मुख्य रूप से ये मुंबई में शुरू किया गया है। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी। तो कौन से राज्य ने यह शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य ने यह अभियान शुरू किया है, मेरी माटी मेरा देश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। माया हाल ही में चर्चा में है, ये माया क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये माया क्या है? माया नाम का कोई चीज है, वो क्या चीज है? ए क्या वो मिसाइल प्रणाली है, बी क्या वो ड्रोन प्रणाली है, सी क्या वो इसरो का उपग्रह है या डी वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? हमें बताना है ये माया क्या चीज है। मिसाइल प्रणाली है, ड्रोन प्रणाली है, इसरो का उपग्रह है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो माया है वो रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा, विंडोज 7 आ गया, विंडोज 10 आ गया, विंडोज 11 आ गया। ये क्या है? अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली इन्हीं के माध्यम से अपना कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चलता है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने, भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने रक्षा सिस्टम को और ज्यादा अच्छे तरीके से चलाने के लिए और ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है माया। तो अभी शुरुआत में तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो सिस्टम है उसी में यूज किया जाएगा, फिर ये धीरे धीरे तीनों सेनाओं के सिस्टम में भी इसको लागू किया जाएगा। तो माया क्या है? ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा इंडिजीनियसली, मतलब भारत में स्वदेशी रूप से बना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विश्व शेर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेरों के लिए, शेरों की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस। तो यह हर साल मनाया जाता है। पूछा जा रहा है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 9 अगस्त, बी 10 अगस्त, सी 11 अगस्त और डी है 12 अगस्त। हमें बताना है कि ये विश्व शेर दिवस किस साल, हर साल किस दिन मनाया जाता है। देखिए, भारत के बारे में यदि शेरों की बात पूछी जाए
तो शेर सिर्फ और सिर्फ गुजरात राज्य में ही मिलते हैं, और वो भी मुख्य रूप से ये जो गिर अभयारण्य है वहां पर मिलते हैं। तो जो एशियाई सिंह है वो भारत में मुख्य रूप से गुजरात में ही पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पारिस्थितिकी संतुलन के लिए शेर कितने इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। एक चीज और जान लीजिए आप कि शेर अलग है और बाघ अलग है। शेर अलग है, बाघ अलग है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। तो विश्व शेर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अगस्त महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कौन सी राज्य सरकार जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए और उनका पोषण करने के लिए 1 नवंबर से 10 जनवरी तक खेल महारण का आयोजन करेगी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से किस राज्य सरकार एक खेल महारण नामक आयोजन करेगी, जिसका मकसद क्या होगा कि जो जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाएं हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों से, छोटे शहरी क्षेत्रों से, छोटे गांव क्षेत्रों में जो अच्छी अच्छी खेल प्रतिभाएं हैं, उनको पहचान कर सके हम और उनको फिर पोषण कर सके, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर सके। इसके लिए किस राज्य सरकार ने ये खेल महारण का आयोजन करने का फैसला लिया है? और ये खेल महारण कब आयोजित होगी? 1 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक। ऑप्शन है त्रिपुरा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम और डी आंध्र प्रदेश। हमें बताना है कौन सी राज्य सरकार ये खेल महारण का आयोजन करेगी। बहुत ही बड़ी पहल है ताकि जमीनी स्तर पर जो अच्छे खेल प्रतिभा है उनको संवारा जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये असम राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है जिसमें मुख्य रूप से 6 खेलों पर फोकस किया जाएगा। कौन कौन से खेल है वो? खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलीट के 2 इवेंट्स, एथलेटिक्स के 2 इवेंट और आपका वॉलीबॉल। तो ये टोटल 6 खेल हो गए हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं, बालक और बालिकाएं दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये किस राज्य सरकार की मुहिम है? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? असम राज्य द्वारा शुरू किया गया है। असम की राजधानी हमें पता होना चाहिए, गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सरकार ने लोकसभा में बताया कि अटल पेंशन योजना, जिसे APY भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ने अब तक 5.33 करोड़ ग्राहक नामांकित हो चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई? यह क्वेश्चन जानबूझकर लंबा बनाया गया है ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में कैसे आसान चीजों को भी टफ बनाया जाता है। क्वेश्चन इतना भी हो सकता था कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई, तब भी वही उत्तर होता, लेकिन जानबूझकर इन्होंने क्वेश्चन लंबा बनाया है। तो हमें बताना है ये अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। ए है 2015, बी 2016, सी 2017 और डी है 2018। ये अटल पेंशन योजना है क्या? अटल पेंशन योजना, जिसे APY भी कहा जाता है, बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि मजदूर हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, इनको 60 वर्ष के बाद इनको सिक्योरिटी मिल सके, सिक्योरिटी के रूप में इनको पेंशन मिल सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें 18 से 40 साल तक आप इस योजना को ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी इस योजना को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उसको उम्र के हिसाब से पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं और ये पैसे 60 साल के बाद हर महीने धीरे धीरे पेंशन के रूप में मिलेंगे ताकि लोगों को बुढ़ापे में एक सपोर्ट मिल सके। तो ये अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी साल 2015 में, ऑप्शन नंबर ए। और इसके कितने खाते खुल चुके, कितने ग्राहक इसके बन चुके हैं? 5.33 करोड़ ग्राहक इसके बन चुके। ये इंफॉर्मेशन हमें याद नहीं रखनी है। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई, ये हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय के परिसर में
प्रवेश के लिए, आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सुविधा शुरू की है। इस पोर्टल का नाम क्या है? बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भारत की जो शीर्ष कोर्ट है, जो शीर्ष अदालत है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसने एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल का क्या काम है? इसमें, इसके परिसर में, इसके कंपाउंड में जो भी लोग अंदर प्रवेश करना चाहते हैं उनको एक पास बनाना पड़ेगा। कैसा पास होगा? वो इलेक्ट्रॉनिक पास होगा, ऑनलाइन पास होगा। तो इस पास को आसानी से वो बना पाए, इसके लिए एक वेब पोर्टल सुविधा शुरू की है। उसका नाम हमें बताना है। ए, ई गजट है उसका नाम, बी, ई कोर्ट है, सी, सुस्वागतम है, या डी, तापस पोर्टल है। हमें बताना है वो कौन सा पोर्टल है। सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई आम आदमी जाना चाहता है, वहां की सुनवाई में पार्टिसिपेट, मतलब सुनवाई देखना चाहता है, या फिर वहां के एडवोकेट से मिलना चाहता है, तो उनको एक पास बनवाना होगा, और इस पास को वो आसानी से बनवा पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम क्या है? सुस्वागतम। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। तो सुस्वागतम क्या है? सुस्वागतम क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। क्या काम आएगा ये? अगर कोई आगंतुक इस सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में, इसके परिसर में जाना चाहे तो इनको ये पास लेना पड़ेगा। कैसा पास होगा ये? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विश्व शेर दिवस, अभी हमने क्वेश्चन देखा, 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व सिंह दिवस के अवसर पर एक राज्य सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिंह सूचना। शेरों के बारे में सूचना देने के लिए एक ऐप बनाया गया है। तो यह कौन सी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, गुजरात, सी, राजस्थान, डी, महाराष्ट्र। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने देखा था कि भारत में मुख्य रूप से शेर कहां मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलते हैं, और वो भी गिर अभयारण्य में मिलते हैं। तो इस सिंहों की अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके, किसको प्राप्त हो सके? जो वन विभाग है, गुजरात का जो वन विभाग है, उसको प्राप्त हो सके, इसके लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। अब ऐप जो सामान्य नागरिक है वो उसे डाउनलोड करेंगे और वो शेरों के बारे में सूचना इस पर अपलोड करेंगे, ताकि वन विभाग को शेरों के मूवमेंट के बारे में, सिंहों के मूवमेंट के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से पता चल सके। तो किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने ये लॉन्च किया है। गुजरात की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। और गांधीनगर से सांसद कौन है? गांधीनगर से सांसद है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किस पेमेंट बैंक ने अपने बचत बैंक खातों वाले ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बैंक है, स्पेशल टाइप का एक बैंक है, पेमेंट बैंक। तो बहुत सारे अलग अलग पेमेंट बैंक है, तो हमें बताना है कि किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड आप मान लीजिए, एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और डेबिट कार्ड कैसा है? पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब वो ऐसे मटेरियल से बना है जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ए है एयरटेल पेमेंट बैंक, बी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी है फिनो पेमेंट बैंक, और डी है पेटीएम पेमेंट बैंक। हमें बताना है वो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने अपने ग्राहकों के लिए एक पर्यावरणीय अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। पहले तो हम देखते हैं ये पेमेंट बैंक क्या होता है। पेमेंट बैंक ये स्पेशल प्रकार के बैंक है, मुख्य रूप से छोटे बचत खातों को शुरुआत करने के लिए ये पेमेंट बैंक बनाए गए हैं। पेमेंट बैंक की एक खासियत आप याद रखिएगा कि पेमेंट बैंक लोन नहीं देता है, ना लोन देता है, और लोन नहीं देगा तो फिर क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड ही देता है। तो
बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेमेंट बैंक है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये सरकारी पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट है और बहुत सारे पेमेंट बैंक है। तो इस एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि पर्यावरण अनुकूल है। पर्यावरणीय अनुकूल कैसे है? ये रिसाइकल्ड पीवीसी मटेरियल से बना है, मतलब ऐसा पीवीसी मटेरियल जो अब खराब हो चुका है उसको फिर रीयूज करके ये डेबिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन खुद ही दे दी इसने कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आया उसका विषय क्या है? हर साल की कुछ ना कुछ थीम होती है, हर दिवस की कुछ ना कुछ थीम होती है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या है? ए है इंटरजनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। बी है यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। सी है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और डी है ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इन चारों ही ऑप्शन में कहीं ना कहीं यूथ का नाम आ रहा है। इसमें एजेस आ रहा है, इसमें आपके यूथ आ रहा है, इसमें भी यूथ आ रहा है और इसमें यूथ आ रहा है। देखिए आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड। और युवा लोग इस पर्यावरण संरक्षण में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके, इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई? ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। यानी कि युवा लोग कुछ ग्रीन कौशल सीख सके और एक अच्छा विश्व बना सके, पर्यावरण जिसमें संरक्षित हो। तो अपना ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। केंद्र ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहा जाता है, द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV के प्रक्षेपण के लिए किस राज्य में एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसरो बहुत सारे रिसर्च करता रहता है, अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें भेजता रहता है, जैसे कि अभी आदित्य L1 मिशन भेजा है, चंद्रयान 3 जो कि सक्सेसफुल मिशन है वो भेजा है। तो इसरो द्वारा विकसित किया गया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि छोटे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक यान बनाया गया है SSLV। तो इसको भेजने के लिए, इसके प्रक्षेपण के लिए एक राज्य में नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है। मतलब एक इन अंतरिक्ष यानों को भेजने के लिए कोई फिक्स जगह होती है। हालांकि अभी तक मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा से ही भेजा जाता रहा है। श्रीहरिकोटा आपने नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसी को भारत का स्पेस पोर्ट कहा जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस SSLV के प्रक्षेपण के लिए एक राज्य में नया स्पेस पोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। वो राज्य हमें बताना है। ए केरल है क्या, बी तमिलनाडु है, सी उड़ीसा है या डी आंध्र प्रदेश है? तो हमें पता होना चाहिए कि अपना ये भारत के जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इसमें सबसे दक्षिण में जो राज्य है तमिलनाडु, वहां पर एक नया स्पेस पोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, ताकि इसरो यहां से SSLV का प्रक्षेपण कर सके। कौन से राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु पे है। और श्रीहरिकोटा जहां से अभी तक सारे प्रक्षेपण किए जाते रहे हैं, जो कि भारत का स्पेस पोर्ट माना जाता है, वो कहां पर है? वो यहां आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा। तो अभी नया कहां बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा SSLV के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राज्य में एक मंदिर की आधारशिला रखी है, और वो मंदिर किनसे संबंधित है? ये संत रविदास जी, जो कि
14वीं सदी के एक महान समाज सुधारक और महान कवि रह चुके हैं, उनके मंदिर की आधारशिला रखी है? कौन से राज्य में रखी है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। हमें पता होना चाहिए कि संत रविदास जी से संबंधित जो सबसे बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इनके मंदिर की आधारशिला रखी गई है। ये 14वीं शताब्दी में हुए थे संत रविदास जी, और महान समाज सुधारक थे, महान संत थे, महान कवि थे। मध्य प्रदेश में इनके मंदिर की आधारशिला रखी गई है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत ने 15 अगस्त 2023 को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इन्होंने खुद ही बोल दिया। 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है या विषय क्या है? अभी हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय या थीम। अभी पूछा जा रहा है कि भारत का ये जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है उसकी थीम क्या है? ए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बी कह रहा है जन भागीदारी। सी कहा जा रहा है सपोर्ट अवर ट्रूप्स, सैल्यूट अवर ट्रूप्स। और डी कहा जा रहा है नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 2023 को जब हम अपने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया तब उसकी थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। राष्ट्र प्रथम, हमेशा प्रथम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का अपना लास्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम कॉमन भाषा में आईवीएफ कहते हैं, उसका उपचार देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किस राज्य ने ये आईवीएफ उपचार फ्री कर दिया है, मतलब अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये आईवीएफ उपचार फ्री कर दिया है? ए है महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गोवा और डी हिमाचल प्रदेश। पहले तो हम जानते हैं ये आईवीएफ क्या होता है। जिन पति पत्नियों के बच्चे नहीं होते हैं उनको वो भी संतान प्राप्त कर सके, इसके लिए एक साइंस का एक नई चीज है आईवीएफ। हालांकि कई सालों से चल रही है। इसमें पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणुओं का गर्भ में नहीं बल्कि बाहर लैब में निषेचन, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। जब भ्रूण बन जाता है तब वो महिला के गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है। तो आईवीएफ किससे संबंधित है? ये संतान प्राप्ति से संबंधित है और ये अभी हर राज्यों में चलती है। लेकिन गोवा राज्य ने क्या किया है? अपने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। गोवा की राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्या है? पणजी। ठीक है, तो इसी के साथ अपने अगस्त 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने आज क्वेश्चन के माध्यम से देखे हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इन चीजों को एज इट इज याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मिशन ज्ञान के एसएससी एग्जाम से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।